Hello, Mathurin, you're watching Northeast Express and Honorable TV. DGP Tripura Police Anurag on Friday said crimes against women in Tripura declined by 8% in 2025 compared to the previous year, while stressing the need for sustained efforts to curb such offences further. The Director General of Police was speaking after flagging off a motorcycle rally organized as part of Police Week to raise awareness about crimes against women. Highlighting the importance of awareness, the DGP urged citizens to approach the police without hesitation. He said personnel of the Tripura Police remain available round the clock and dedicated helplines are operational to assist victims. Referring to cybercrime, he noted a rise in complaints involving circulation of objectionable images on social media and attempts to intimidate or blackmail victims. He urged people to inform the police immediately in such cases. हमारे इस रैली में विभागी शामिल हुए हैं। त्रिपुरा पुलिस के तो सभी विंग से यहाँ पर विभागी शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ सिविलियन भी यहाँ पर हैं। मेरे मीडिया के फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, त्रिपुरा पुलिस वीक प्रति वर्ष मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारा प्रयास रहता है कि इन एडिशन टू हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा एक साल का उसको रिव्यू करके और रोड मैप बनाने के अलावा जो कॉमन पब्लिक है उनके साथ में कैसे हमारा संपर्क और अच्छा हो उसके लिए प्रयास किया जाता है। और उसी क्रम में आज की जो ये रैली बाइक रैली आयोजित की जा रही है to create awareness on crime against women and children. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्राइम अगेंस्ट वुमेन और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है इसमें क्राइम को रोकने का और आप सब लोगों के सहयोग से गत वर्ष हमारा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था वो 8% से भी ज़्यादा कम हुआ। More than 8% reduction है crime against women during 2025 as compared to 2024। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन है इसको कैसे और कम किया जाए और उसके लिए एक तो विक्टिम है जो बच्चे हैं या वुमेन है और दूसरे हैं जो बाकी समाज के लोग। तो विक्टिम्स को हम यही कहना चाहेंगे कि त्रिपुरा पुलिस आपके लिए हर समय 24/7 अवेलेबल है। सभी पुलिस स्टेशन पर हमने वुमेन हेल्प डेस्क बनाई हैं
इसके अलावा जो हमारा नंबर है 112 हेल्पलाइन पर आप कहीं से भी किसी समय भी कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ आपको किसी भी इमरजेंसी में आपको जहाँ पे भी सहायता की जरूरत है वो सहायता प्रदान की जाएगी। जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या नियरेस्ट मोबाइल है आपके लोकेशन के पास है वहाँ पर वो इमीडिएटली पहुँचेगा। ये तो हुआ है इमीडिएट। दूसरा हुआ क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस जो पब्लिक में होनी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आजकल विशेष रूप से जो साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम में आजकल क्या हो रहा है कि फोटोग्राफ्स या किसी का मॉर्फ करके फोटोग्राफ ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स वो सोशल मीडिया पर डाल दिए जाते हैं। इसके बारे में कुछ भी उसके बारे में लिखा जाता है सोशल मीडिया की जो कि बहुत ही लोगों तक उपलब्ध होता है और उससे उसका इन्फॉर्मेशन होता है या उसके बारे में गलत बात लिखी जाती है। तो कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो अनजाने में ये सब करते हैं, उनमें अवेयरनेस करने की जरूरत। कुछ है कि जो क्रिमिनल्स हैं, कुछ लोग जो क्रिमिनल मानसिकता के वो लोग ये कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के लिए मेरा एक ही सुझाव रहेगा और मेरा अनुरोध भी है कि अगर कोई भी विमेन या बच्ची इस तरह के किसी भी ब्लैकमेल का शिकार है तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इमीडिएटली उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और साथ के साथ में उनको हेल्प प्रदान की जाएगी। Meghalaya Deputy Chief Minister Preston Tiangson highlighted the state's dedication to supporting individuals who choose to abandon underground activities and reintegrate into society. The minister noted that recent surrenders indicate a growing desire among cadres to lead a normal life. Meghalaya Deputy Chief Minister Preston Tiangson on Thursday said the recent surrender of a militant cadre was driven by multiple personal and practical reasons, stressing that the government remains committed to rehabilitating those who abandon underground activities and return to the mainstream. Well, I think see, there are so many reasons where ultimately he decided to take this way of surrendering. I think you understand, being a young man, sometimes after you think it properly, you sit down maybe alone, you sit at home or you sit in any place wherever you are. Ultimately, you found out that yes, maybe I have to come back to the mainstream. Because as I said to you, my appeal to all those members of the HNLC, better come back to the mainstream. We are there, government is there to help you out, and we are there. Well, they may think that yes, we have, the moment we come out, we may be booked, we may be arrested. The law is there, but let me tell you one thing, once you come out from the underground activities, you will also at the same time be fully protected. You will also be fully think of how to make sure that your career is again in the mainstream. I think that is very important. Let them understand about it, that we really serious about this, be it from the central government, be it from state government. We would like to see the cadres to come out and not only that, join with us in the mainstream. You can expect more surrenders in the coming days. Sorry? You can expect more surrenders. I can't say right now anything on that. Yeah, thank you. Thank you. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma flagged off a fleet of 84 new buses, including 55 electric buses, inducted under the PM E-Bus Seva scheme at a program held at the new Meghalaya Legislative Assembly. The launch marked the formal introduction of the state-run urban transport initiative, Ka Bos Jong under the Urban Affairs Department. The newly inducted buses came equipped with air conditioning, mobile charging points, real-time tracking systems and e-ticketing facilities.
aimed at ensuring convenience, safety and efficiency for passengers. A pilot run commenced on the IIM Shillong Upper Shillong route, with services scheduled to operate daily from 7 a.m. to 9 p.m. Officials said the initiative is expected to enhance urban connectivity and provide citizens with a reliable, comfortable and eco-friendly mode of transportation. During the program, the Chief Minister also handed over 7 food cards to beneficiaries of the Vandhan Vikas Kendra VDVK, supporting livelihood initiatives and grassroots entrepreneurship. The launch of the buses and livelihood support programs reflect the government's ongoing efforts to modernize public transport infrastructure, create employment opportunities and promote sustainable urban development across the state. So we are on the STEM bus, and as you know, the STEM bus is also meant for our students. So this is also a message to our parents that the legislatures themselves are sitting in this STEM bus, and therefore it's absolutely safe, and we are here to show that to you and really to encourage that more and more students and parents should adopt this, because it helps in the overall decongestion and reducing the traffic on the streets. So therefore, we encourage parents and students to take the STEM bus whenever possible. Thank you. Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh on Friday said the centre has spent over Rs 6.5 lakh crore on the development of the Northeast in the last decade, underscoring the government's focus on transforming the region into a growth engine of the country. Addressing a seminar on responsibility and accountability of public representatives to all sections of the people hosted by the Tripura Legislative Assembly, Singh said the Northeast is being developed as a strategic bridge between India and Southeast Asian markets. He added that fresh announcements for the region were also made in the latest union budget, highlighting key initiatives. He referred to promotion of high-value agriculture, rejuvenating of water bodies and expansion of tourism potential. He said the region's cultural heritage would be further strengthened through development of Buddhist circuits. के रूप में डेवलप किया। कल मैं शाम में जब कल आया दोपहर बाद और दर्शन के उपरांत कुछ लोग यहाँ मिले, उन्होंने कामकाज की सरकार की बहुत सराहना की और माननीय मुख्यमंत्री की। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं, आज जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें आर्थिक ताकत बनना ही आपके भविष्य की गारंटी। आर्थिक रूप से हम सब समृद्ध बने, और यह प्रयास तभी संभव हो सकता है जब सब हम एक मत होकर काम करें। यह भी इंश्योर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास का लाभ समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। यह काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। अगरतला का भारत के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के रूप में उभरना त्रिपुरा में हो रहे सर्वांगीण विकास का सशक्त प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के न्यू ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान दी है, और यह सरकार पूर्वोत्तर को इसी रूप में देखती है कि किस रूप में इसका श्रेष्ठ विकास हो और अष्ट लक्ष्मी के रूप में यह प्रतिष्ठित हो। सरकार की नीति का केंद्र बिंदु लुक ईस्ट से सक्रिय और सशक्त एक्ट इस नीति की ओर स्थानांतरित हुआ, जिसने पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते बाजारों के बीच सेतु के रूप में इसे स्थापित किया जाए, यह प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में इस क्षेत्र का सर्वाधिक दौरा किया, और माननीय मंत्री करते हैं केंद्र सरकार के। इसे स्पष्ट संदेश गया है कि विकसित भारत का मार्ग इस क्षेत्र की हरित पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव इस प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो यह इंश्योर करता है कि विकास काम इस भूमि की विशिष्ट इकोलॉजिकल और कल्चरल संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर क्रियान्वित हो। पिछले दिनों किस तरह से क्षेत्र के विकास एजेंडे में लगभग एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में 6.5 लाख करोड़ रुपए लगाए गए। इस वर्ष के बजट में पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर वुड से किसानों की आमदनी बढ़े, इसकी योजना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाए।
बजट में वाटर बॉडीज के प्रिजर्वेशन और रिजुविनेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह जानकर संतोष और खुशी है कि त्रिपुरा में वाटर बॉडीज के रिवाइवल और प्रोटेक्शन के लिए अनुकरणीय काम हुआ है। इस दिशा में आप सभी के प्रयास और सरकार के काम अभिनंदनीय है। पूर्वोत्तर विशेषकर त्रिपुरा में पर्यटन के संभावनाओं को और बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय तथा महायान एवं ब्रजयान परंपराओं के तीर्थ स्थल हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में बुद्धिस्ट सर्किट को विकसित किया जाएगा। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, शक्तिपीठों और बौद्ध मठों को कवर करेगा। मैं बहुत विस्तार में गए बगैर और 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा समय को ध्यान में रखते हुए। हम सबका प्रयास है कि किस तरह से समाज के हर वर्ग का, यानी जो सारी 19 अनुसूचित जनजातियां और सभी यहां रहने वाले लोग हैं, वो अपने विशिष्ट संस्कृति के साथ राज्य में विकास करें, अपनी पहचान रखें। सभी वर्गों की जवाबदेही का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि अगरतला में बैठे जनप्रतिनिधि किस तरह से पर्वतीय बस्ती में रहने वाले इन जनजातीय परिवारों के भी एक एक व्यक्ति का ध्यान रखें, जैसे शहर में रखने वाले व्यक्ति का रखते हैं। यही माननीय मोदी जी का और त्रिपुरा सरकार की प्राथमिकता है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये संविधान हमें दिया, जिससे हम सब एक होकर इस देश को आगे ले जाने में आज लगे हैं, उस संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान एडॉप्ट करने के बाद संविधान सभा में अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा था कि किस तरह हम समाज में समता लाएं और आर्थिक विकास करें। संविधान यानी डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या है? चुने हुए लोग इंटायर पॉपुलेशन का काम करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड या इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम नहीं करते। एक बार व्यक्ति जब चुना गया तो सारे समाज की रहनुमाई करते हैं। यह संविधान का मर्म है। इंक्लूसिविटी पर जोर है। इथिकल मॉरल ऑब्लिगेशन भी हमारा यही है। और गांधी जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में रहते हुए ट्रस्टी हैं, उसी रूप में हमें काम करना है। और संविधान का स्पिरिट देखिए, अलग अलग हिस्सों से आए लोग, अलग अलग भाषा, संस्कृति, परिवेश से आए लोग, कैसे उन्होंने वो संविधान दिया जिस संविधान के कारण आज हम सपना देख रहे हैं कि दुनिया की ताकत बनेंगे। और दुनिया में आज जो हालात है उसमें सबसे तेजी ढंग से बढ़ने वाला देश भारत है। यह आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राज्यों के तेज विकास से ही देश का तेज विकास संभव है। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हमें कैसे काम करना है। इस संविधान की खासियत क्या है, जो हम में से हर एक व्यक्ति को समझना और जानना चाहिए। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा में 308 सदस्य थे। 2473 संशोधनों पर उन्होंने चर्चा की, एक भी व्यवधान नहीं हुआ। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूची में यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। पर कभी आपस में प्रदर्शन, हंगामा, व्यवधान, बहिष्कार की स्थिति नहीं हुई। याद रखिए, हजारों वर्ष से हमारा देश अलग अलग बटा हुआ था एक तरह का, लेकिन भाषा, संस्कृति, रस्मों रिवाज, रहन सहन सब हम लोगों का अलग था। पर उन लोगों ने बैठ करके हमें सारे Security forces have intensified search operations and area domination exercises across fringe and vulnerable areas of Manipur, leading to significant recoveries of arms and ammunition, arrests of militant cadres and extortionists, major drug seizures, and destruction of illicit poppy cultivation. Continuing the anti-narcotics drive, security forces in the presence of District Executive Magistrate of Churachandpur destroyed approximately 10 acres of illicit poppy cultivation at K. Pungsang under Samulamdan subdivision in Churachandpur district on February 27. Officials said intelligence-based combing and search operations are being carried out extensively to curb extortion networks, dismantle militant activities, and crack down on drug trafficking across the state. Further investigation in multiple cases is in progress. A large number of Manipur Youth Congress members on Saturday staged a protest at Congress Bhavan, raising slogans against the alleged illegal arrest of the Indian Youth Congress president and other youth leaders. To prevent escalation, police barricaded the busy BT road areas around Congress Bhavan and intensified security arrangements. Personnel deployed at the site also stopped protesters from burning effigies during the demonstration. No major non-toward incident was reported. Speaking to reporters, Youth Congress President Anand Wahengbam
Nizam condemned the arrests, terming them undemocratic, and demanded the immediate release of the IYC president and other detained leaders. He asserted that the Youth Congress would continue to its agitation and remain steadfast in defending democratic values. The protesters maintained that their movement seeks justice for unemployed youth, poor farmers, women and children. They also criticized BJP-affiliated youth and women's group for opposing their agitation. The Youth Congress reiterated that it would continue democratic protests until its demands are fulfilled. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.